नमस्कार साथियों, आज हम महाराणा सांगा के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। और इसीलिए क्योंकि जो आरपीसी का जो फेवरेट टॉपिक है, मुगल राजपूत संबंध कहें, मुगल राजपूत प्रतिरोध कहें, उसमें सबसे पहले हम महाराणा सांगा पढ़ते हैं। क्योंकि मुगलों का जो पहला शासक हुआ करता था बाबर, उसका सामना महाराणा सांगा से हुआ था। परिशी के ये मोहताज नहीं है, फिर भी बताना पड़ता है, हमारा फर्ज है। तो ध्यान रखना, इनका पूरा नाम महाराणा संग्राम सिंह था। ठीक है। सिसोदिया वंश से थे। ठीक है। उपाधियां ध्यान रखना, हिंदू पद महाराणा या राणा इनकी उपाधियां हुआ करती थी। इनका जन्म 12 अप्रैल 1482 में कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। पिता का नाम रायमल था। ठीक है। माता का नाम रतन कंवर था और पत्नी का नाम था अजदे, जो कि आमेर के राजा पृथ्वीराज की पुत्री थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेसिक जानकारी है। ठीक है। और इसको सैनिकों का भग्नावशेष भी कहते हैं। ध्यान रखना, राणा रायमल की मृत्यु के बाद, क्योंकि रायमल के जीते जी उन्होंने उत्तराधिकारी घोषित कोई किया नहीं था, इसलिए आपस में भाई लड़ने लगे थे। इसलिए लास्ट में जाकर राणा सांगा शासक बनते हैं, इनका राज्याभिषेक होता है। जब ये संघर्ष चल रहे थे तो उस समय इनकी सहायता करने वाले थे करमचंद पंवार को। जब ये राजा बनते हैं तो वो करमचंद पंवार को रावत की उपाधि देते हैं और अजमेर और पर्वतसर, मंडल, फूलिया, बनेड़ा, ये सब इनको प्रगना दिया जाता है। तो ध्यान रखना, ये भी एक छोटी सी जानकारी है। उस समय मेवाड़ भी की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी, क्योंकि आपको पता है पहले गृह कलश चला, फिर जो रियासतें थी, सामंत थे आसपास की, वो थोड़े एक्टिव थे। ठीक है। मेवाड़ पर आंतरिक कलह, सामंतों का विद्रोह, बाहरी आक्रमण का संकट था, जैसे मारवाड़, मालवा, गुजरात, दिल्ली के सुल्तानों का मेवाड़ पर दबाव बना हुआ था। राणा सांगा ने अपनी कूटनीति, पराक्रम, संगठन, शक्ति में मेवाड़ को पुनः शक्तिशाली राज्य बनाया है। चारों ओर से घिरे होने के कारण सांगा की कूटनीति अत्यंत महत्वपूर्ण थी। देखिए, इनके जो प्रमुख युद्ध हैं वो आपको जानने जरूरी हैं। जैसे 1517 में खातौली का युद्ध हुआ था, जो कि खातौली आज वर्तमान में आप कह सकते हैं कोटा में है। ठीक है। तो कोटा में जो खातौली का युद्ध हुआ, इब्राहिम लोदी था। ठीक है। सांगा की इसमें विजय होती है। इसी युद्ध में गंभीर चोटें लगी थी राणा सांगा को, उसका हाथ कट गए थे, उसके पैर कट गए थे। ठीक है। एक और 1518 बाड़ी का युद्ध, जो कि धौलपुर में पड़ता है। मालवा सीमा के सरदार हुआ करते थे मियाँ हुसैन फरबुली और मियाँ माखन, आप इब्राहिम लोदी कह सकते हैं। ठीक है। इनके सरदार हुआ करते थे, इसमें भी ये इनकी विजय हुई। ठीक है। अगला 1519 में गागरोनगढ़ का युद्ध हुआ था। ध्यान रखना, मालवा के शासक वैसे नासिरुद्दीन थे, नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ये महमूद खिलजी द्वितीय शासक बनता है। ठीक है। महमूद खिलजी द्वितीय शासक बनता है। ठीक है। और जब ये शासक बनता है तो इसका सहयोग मेदिनी राय ने किया था, लेकिन धीरे धीरे इनके बीच में कटाक्ष होने लगे, तो महमूद खिलजी द्वितीय ने निष्कासित कर दिया था मेदिनी राय, और मेदिनी राय को शरण दे रखी थी राणा सांगा ने। ठीक है। और गागरुन का किला भी दे दिया था, इसलिए ये इनको दंडित करने के लिए आ रहे थे। कहा जाता है कि महमूद खिलजी इसमें हार गए। ठीक है। मेदिनी राय को पुनः ये नागौर का किला दिलवा दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट युद्ध है। अगला युद्ध है 1520 में इडर का। इडर एक गुजरात का मुजफ्फर द्वितीय के बीच हुआ, क्योंकि इडर को लेकर दो भाइयों में संघर्ष चल रहा था। एक था रायमल और एक था भारमल। ठीक है। तो इनके बीच इस युद्ध में इन्होंने हस्तक्षेप किया सुल्तान मुजफ्फर द्वितीय ने। ठीक है। इस कारण ये युद्ध होता है और सुल्तान को पराजित किया गया। इडर के उत्तराधिकार का विवाद का हस्तक्षेप यहाँ मिटाया गया। यानी कि पहले गुजरात का शासक महमूद बेगड़ा हुआ करता था, उसकी मृत्यु हो गई, उसके बाद ये मुजफ्फर शाह शासक बनता है। तो सांगा क्या करता है, भारमल को इडर से निकाल देता है और रायमल को वहां शासक बना देता है। लेकिन ये आता है और उस पर आक्रमण कर देता है, तब ये युद्ध हो जाता है। अब मेन मुगल मेवाड़ कह सकते हैं प्रतिरोध यहाँ से शुरू होता है 1527 में बयाना का जो अभियान होता है। बेसिकली बाबर की सेना हुआ करती थी, जो पानीपत का युद्ध हुआ, उस युद्ध के बाद ही वापस लौट रही थी। तो उस समय कहा जाता है कि सेनाओं के बीच झड़प हुई। इस झड़प में बाबर की सेना को नुकसान हुआ और वो भागकर आगरा चली गई, और ये कहते हुए कि अब हम राजपूतों से युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ पर राणा सांगा को एक कह सकते हैं एक जीत मिली थी। उसके बाद ये खानवा का युद्ध होता है, और खानवा के युद्ध के लिए भी बहुत ही ज़्यादा सैनिकों को तैयार करने के लिए बहुत भरसक प्रयास करने पड़े बाबर, क्योंकि तैयार नहीं हुए थे। क्योंकि एक तो मोहम्मद शरीफ ने क्या करती थी, घोषणा करती थी मतलब वो एक ज्योतिष था, उसने कह सकते हैं क्या कहते हैं भविष्यवाणी कर दी कि बाबर की हार होगी इस युद्ध में। तो भी सैनिक डरे हुए थे, ऊपर राजपूतों का पराक्रम देख लिया, उससे भी ये डरे हुए थे। तो बाबर क्या करता है, 25 फरवरी को शराब न पीने की प्रतिज्ञा भी लेता है। सोने चांदी की सुराया, जो भी प्याले हैं, जो भी सामग्रियां हैं, उन सबको टुकड़े तुड़वा देता है। फिर वो गरीबों में बांट देता है, यहाँ तक कि वो कहता है कि मैं तमगा कर हटा दूंगा, और ये भी कहता है अगर मैं जीत गया तो सबको चांदी का सिक्का दूंगा। फिर भी सैनिक माने नहीं। तब जाकर एक नारा देते हैं जिहाद का, और जिहाद की घोषणा कर देते हैं।
इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ, इसने कहा कि सभी कुरान को छूकर खुदा का नाम लेकर कसम खाओ कि या तो हम ही फतेह करेंगे या इस जंग में जान गंवा देंगे। और जिहाद के लिए मुसलमान हमेशा तैयार रहता था। तो इसलिए ये जो युद्ध है ये बाबर के पक्ष में रहा और ये बाबर जीत जाता है। प्रमुख कारण यही है कि इस समय इसके पास तोफखाना हुआ करता था। मुख्य ये ध्यान रखना है कि जो ये युद्ध हुआ था, ध्यान रखना, खानवा, खानवा आपका कहाँ पड़ता है? भरतपुर रूपावास तहसील है खानवा, जिसे खनुआ भी कहते हैं, ठीक है। और गंभीरी नदी के किनारे हैं। 17 मार्च 1527 को ये युद्ध होता है, ठीक है। और कहा जाता है इस समय सांगा थोड़े घायल हो गए थे, तो राज चिन्ह जो धारण की तो वो झाला अज्जा ने की थी, ठीक है। और सांगा को सिरोही के अखिराज की देखरेख में युद्ध भूमि से इनको बाहर निकाला गया। इनको जब इनकी आंख खुली तो लगा कि ये युद्ध क्षेत्र से बाहर हैं, ठीक है, क्योंकि इनको होश कहाँ आया था? एक स्थल था बसवा, बसवा में इनको होश आया था। लेकिन ये पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए कि मैं जब तक युद्ध नहीं करूंगा, जब तक मैं बाबर को नहीं हराऊंगा, तब तक मैं साफा भी ग्रहण नहीं करूंगा, ठीक है। पगड़ी बांधना भी बंद कर दिया था, चीर का एक लपेटा लगा रखे थे, ठीक है। तो इरिस के मैदान में कहा जाता है सांगा ने यह शपथ ली थी कि मैं दुश्मन को पराजित किए बिना मेवाड़ का द्वार नहीं देखूंगा। लेकिन कालपी में क्या हुआ? इनके ही जो सहयोगी या इनके ही जो भी काम करने वाले जो लोग हैं या कर्मचारी हैं, इन्होंने इनको विष दे दिया कि यार ये मरेंगे और हमें भी मरवाएंगे, कहा जाता है। तो कालपी में इनको विष दे दिया गया, इसलिए 30 जनवरी को 1528 को ये इनका स्वर्गवास हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। शव को कालपी से मांडलगढ़ लाया गया और वहाँ पर इनका दाह संस्कार किया गया। 8 खंभों की छतरी भी आप कल्चर में पढ़ते होंगे, कहाँ पर है? मांडलगढ़ में। तो ये आपको बेसिकली आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। और कुछ इतिहासकारों के मत भी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैसे इतिहासकारों के मत बहुत इंपॉर्टेंट है। गोपीनाथ शर्मा ने कहा था कि राणा सांगा भारतीय इतिहास के अंतिम महान हिंदू सम्राट थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणों को डटकर सामना किया। डॉक्टर GN शर्मा कहते हैं, गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि राणा सांगा ने राजनीतिक एकता की भावना से कार्य किया और वे अपने समय के सर्वाधिक शक्तिशाली राजपूत शासक थे। डॉक्टर VS भार्गव ने राणा सांगा की पराजय के बाद ही बाबर के लिए भारत में स्थायी राज्य की नींव पड़ी। श्यामादास वीर विनोद सांगा मेवाड़ का गौरव क्षत्रिय पराक्रम का प्रतीक था। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। राणा सांगा की उपलब्धियां ये हैं कि इन्होंने मेवाड़ को पुनः राष्ट्रवाद की भावना को बल दिया, मालवा, गुजरात, दिल्ली के सुल्तानों को पराजित कर मेवाड़ की प्रतिष्ठा बढ़ाई। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना आप। निष्कर्ष के रूप में ये देखें कि महाराणा सांगा मेवाड़ की शौर्य परंपरा के अद्वितीय प्रतीक थे। उन्होंने अपने पराक्रम, संगठन शक्ति और राजपूत शक्ति का सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया। तो ध्यान ये रखना कि इसमें इंपॉर्टेंट सबसे ज़्यादा ये है कि उनसे सांगा की तरफ से लड़ने वाले शासक कौन कौन से हैं। तो महमूद लोदी जो कि इब्राहिम लोदी का सचेरा भाई, आमेर के पृथ्वीराज कछवा जो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, मारवाड़ के राव गंगा का पुत्र, चंदेरी का मेदिनी राय, ठीक है, जगनेर का अशोक परमार, हसन खां मेवाती जो कि मुस्लिम हैं, बीकानेर कल्याणमन, सिरोही के अखिराज, इड्डर के भारमल और सादरी के झाला अज्जा, बाकड़ के रावलोदी सिंह, गोगुदा के झाला सज्जा, राय सिंह के सैली तंवर, नागौर के खानजादा, सलुंबर के रावत रतन सिंह, देवलिया के बाग सिंह, मेड़ता के रायमल राठौड़, वीरमदेव मेड़तिया और खेतसी, सोनगिरा के राव रामदास, ऊजा, झाला, गोकुलदास सरमान। ये सब होने के बाद क्या आपको लगता है कि सांगा के हार का प्रमुख कारण क्या हो सकता है? पहला आपको यही बता दें कि विश्वासघात, और दूसरा आप कह सकते हैं तुलगुमा पद्धति, ठीक है। तीसरा आप कह सकते हैं तोपों का प्रयोग, क्योंकि भारत में पहली बार राजपूतों ने तोपें देखी। तो और यहाँ तक कि पशु भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, वो भी हाथी भी होते हैं, वो भी पागल हो जाते हैं ऐसी परिस्थिति में, ठीक है। तो तोपों का प्रयोग, बाबर का सैन्य बल एक नेतृत्व में था, जबकि सांगा के जो भी ये सरदार थे वो सब अलग अलग नेतृत्व कर रहे थे अपने सेना का, ठीक है। और राजपूतों की अधिकांश सेना पैदल हुआ करती थी, ध्यान रखना। मुगल घुड़सवार पर थे और मुगल नेता रिजर्व रहकर युद्ध का संचालन करते थे, यानी कि। और ये भी कह सकते हैं, डॉक्टर ओझा ने भी कहा है कि सबसे बड़े हार का कारण यही है कि इन्होंने, राणा सांगा ने जो बयाना के विजय के तुरंत बाद बाबर को उचित समय दे दिया, तो वो तैयारी का समय उसका पूरा हो गया था, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, इस कारण इनका कह सकते हैं हार भी हुई। तो ये था महाराणा सांगा। बहुत ही कम समय में अच्छा कंटेंट देने की कोशिश की आपको, हो सकता है सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मुगल राजपूत प्रतिरोध में पहला वीडियो है। अगला और भी आएगा, सांगा है, सांगा के बाद और भी शासक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय जवान।